छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ना मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले अपना आंसर बताइएगा। मतलब कि मैं आंसर बताऊं उसके पहले आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग आंसर बताएंगे तो वो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको उससे जो है याद भी होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। इस राज्य के निम्न व्यक्ति अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो लगभग 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। तो इन 44 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ नेता जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, काफ़ी सारे लोग मंत्री बने। तो आपको बताना है कि कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन से नेता थे जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो देखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ ना 1 नवंबर सन 1956 को, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मतलब ये तो थे। उसके बाद दूसरा दिया है द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये भी थे भाई। द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं 1963 से 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद नरेश चंद्र सिंह। नरेश चंद्र सिंह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना नरेश चंद्र सिंह, ये ध्यान से सुनिएगा, 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मतलब कि देखिए, लगभग ये जो है 12 दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मतलब कि सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति नरेश चंद्र सिंह। उसके बाद अगला जो है श्यामा चरण शुक्ल। भाई ये तो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 1969 से 1972, फिर 1975 से 1977, फिर 1989 से 1990 के बीच ये मुख्यमंत्री रहे। तो ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये 3 बार, ये सबसे कम। उसके बाद मोतीलाल वोरा ये भी रहे भाई, ये 2 बार रहे। एक बार 1985 से 88, 1985 से 88, और उसके बाद 1989 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मतलब कि ये सब जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मुख्यमंत्री बने। अच्छा, कूट में देख लेते हैं, उपरोक्त का सही कालक्रम क्या है। तो उपरोक्त का सही कालक्रम क्या होगा भाई, मैंने बताया ना, ये 1956 में बने, ये 1963-67 में बने, ये फिर 1969 में बने, 69 में श्यामाचरण शुक्ल, उसके बाद 69 से 72 के बीच बने, फिर ये जो है 1985-88 में। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इनका क्रम। सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने, फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र, फिर नरेश चंद्र सिंह, फिर श्यामाचरण शुक्ल, फिर मोतीलाल वोरा। तो 1 2 3 4 5 इनका क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इनका जो कार्यकाल था उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि नरेश चंद्र सिंह सबसे कम समय के लिए, श्यामाचरण शुक्ल 3 बार बने, मोतीलाल वोरा 2 बार बने, और सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। तो ध्यान रखना इसको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। मतलब कि इनका कालक्रम ये है, 1 2 3 4 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था, यह आप लोगों को बताना है। तो पहला विधानसभा चुनाव भाई कब हुआ था, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो क्या उसी वर्ष विधानसभा चुनाव हुए? नहीं। क्या किया गया कि मध्य प्रदेश, जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी विधायक होते थे, तो टोटल 90 विधायक थे। तो उन 90 विधायकों में से जिस दल को बहुमत प्राप्त था, तो उस समय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, तो अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बन गए। तो 2000 में कोई भी चुनाव नहीं हुआ, और ये जो विधानसभा था ये सन 2003 में खत्म होना था इनका कार्यकाल। तो 2003 में ये विधानसभा जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में गठित हुआ था, तो ये जो है 2003 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। तो 2003 में पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। 2003 से 2008, फिर 2008 से 2013, फिर 2013 से 2018 तक, और अभी 2018 से कौन है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? तो भूपेश बघेल जी। तो ध्यान रखना 2003 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ, और अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ जिससे भूपेश बघेल जी जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं, वो कौन से नंबर का था? तो चौथे नंबर का था। ध्यान रखेंगे, अभी चौथा विधानसभा सत्र मतलब चौथा विधानसभा चल रहा है अभी, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के अधिकांश जनजातीय समुदाय के लोग सामान्यतः किस कला में निपुण होते हैं? इस राज्य के, वैसे इसको ना इस राज्य के न कह करके सीधा अगर हम लोग बोल दें कि अधिकांश जनजातीय समुदाय के लोग सामान्यतः किस कला में निपुण होते हैं, तो देखो जो जनजातीय लोग हैं ना, वो चाहे कहीं के भी हो, उनमें एक कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जैसे कि वो लोग स्थान बदल बदल के खेती करते हैं, उनका जो जीवन यापन होता है बिल्कुल पुराने समय के हिसाब से होता है। तो इनमें एक और कॉमन चीज़ होती है, वो है तीरंदाजी। कोई भी जनजाति हो उसमें आप ये वाला जो गुण है, ये वाला जो चीज़ है वो देखोगे, मतलब कि जितने भी आदिवासी हैं उनमें तीरंदाजी का गुण होता ही होता है। क्यों? देखो, जो आदिवासी हैं, जनजातीय लोग हैं, वो जंगल में निवास करते हैं और उनके जीविका का एक स्रोत होता है शिकार। आखेट करके वो अपना भरण पोषण करते हैं। तो आखेट करने के लिए क्या चाहिए भाई? पत्थर फेंक के जानवरों को मारेंगे क्या? वो क्या करेंगे? तीर धनुष, उससे जो है शिकार करेंगे। तो अधिकतर जनजातीय समुदायों में देखा गया है कि उनको तीरंदाजी आती ही आती है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है कि जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनमें जो तीरंदाजी का जो गुण है उसको निखारा जा रहा है और उसको जो है एक मंच दिया जा रहा है। क्योंकि तीरंदाजी एक खेल है ना, खेल स्पर्धा होता है, तो इसमें काफ़ी सारे मेडल वगैरह भी मिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ को। तो तीरंदाजी एक जो है सामान्य गुण देखने को मिलता है। बाकी अगर चित्रकला की बात करें, मूर्तिकला, गायन की बात करें, तो ये कुछ जनजातियों में देखने को मिलता है, सभी में नहीं। लेकिन तीरंदाजी का जो गुण है वो लगभग अधिकतर जनजातियों में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समुदाय का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो अधिकतर जनजातियों का जो प्रिय वाद्य यंत्र होता है ना भाई, वो होता है मादर। मादर जो कि अच्छा खासा बड़ा होता है। मादर लगभग इतना बड़ा होगा। ये आदमी का फोटो बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया अपना आदमी, ये इसके पैर हो गए, ये ऐसे बजाता रहेगा। तो ये मादर होता है, काफ़ी बड़ा सा होता है। तो ये जो है अधिकतर जनजातियों का प्रिय वाद्य यंत्र है, मादर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे प्रथम मिनी माता सम्मान प्रदान किया गया है? तो प्रथम मिनी माता सम्मान भाई किनको दिया गया है? तो मिनी माता जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद थी, समाज सेविका थी। और ये जो सम्मान है मिनी माता सम्मान, ये महिला उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो बिन्नी बाई, इनको जो है प्रथम मिनी माता सम्मान प्रदान किया गया। देखो, जो मिनी माता सम्मान है इसकी शुरुआत हुई थी राज्य गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। मतलब कि 1 नवंबर सन 2001 को यह सम्मान शुरू किया गया था और उसी वर्ष जो है बिन्नी बाई को प्रथम मिनी माता सम्मान प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जोहारनी रस्म किस पर्व का हिस्सा है? तो देखो, जोहारनी, इसको जो है गायता जोहारनी भी कहा जाता है। गायता जोहारनी, जोहारनी। अब ये जो जोहारनी है, इस शब्द को देखिएगा, ये बना है जोहार शब्द से, जोहार शब्द से। अब ये जो जोहार शब्द है ना, जोहार, इसका बस्तर में एक तरह से मतलब होता है मिलन। जब लोग मिलते हैं ना आपस में, हम क्या करते हैं? हेलो करते हैं, हाय करते हैं। तो बस्तर में क्या करते हैं? जोहार कहते हैं, जोहार या फिर जुहार। तो ये जो जोहार है एक तरह का मतलब ये जो जोहारनी है, जोहारनी एक तरह का मिलन समारोह है। जैसे कि दिवाली मिलन मनाया जाता है ना, ईद मिलन, इस टाइप का होली मिलन समारोह मनाया जाता है। तो कुछ उसी तरह का है जो कि नवाखानी के समय मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। नवाखानी जो कि भाद्रपद मास में मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। नवाखानी ये पोला के बाद मनाया जाता है। नवाखानी बस्तर क्षेत्र में नए अन्न का
ग्रहण किया जाता है इस समय। तो नया खाने के बाद मतलब कि नवाखानी मनाने के बाद जो लोग हैं ना अपने बड़े बुजुर्गों के पाँव छूते हैं, उनको मतलब प्रणाम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो यही क्या कहलाता है, जुहारनी, गायता जुहारनी। और इसके लिए जो है कार्यक्रम वगैरह भी किए जाते हैं जहाँ पर आसपास के सभी लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। और अब जो है इसको थोड़ा सा बड़ा रूप भी देने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को बोला जाता है जुहारनी। ध्यान रखना ये नवाखानी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से नेता विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े थे। विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक नेता इनके भूदान आंदोलन से जुड़ गए और उनका काफ़ी सहयोग किया। और उसी आंदोलन के समय, भूदान आंदोलन के समय ही इनकी मृत्यु भी हुई। तो कौन थे भाई, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन की शुरुआत की। सहकारिता का जनक भी इनको कहा जाता है ना छत्तीसगढ़ में। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी भूदान आंदोलन से जुड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तितली पार्क कहाँ स्थित है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है भाई। तितली पार्क जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, अर्थात बस्तर जिले में है। कांकेर मत लगा देना, कांकेर कांगेर अलग अलग है, ये कांगेर। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही तितली पार्क, उसके बाद कुटुमसर की गुफाएं, तीरथगढ़ जलप्रपात, कैलाश गुफा, भैंसा दरहा, कांगेर धारा, काफ़ी कुछ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि बस्तर जिले में है। तो यहाँ पर बस्तर मतलब जिला दिया है तो तितली पार्क बस्तर लगाएंगे। अगर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ऐसा दिया हुआ होता तो आपको ये लगाना होता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तिखुर क्या है। तिखुर, तिखुर इसको टिकुर भी बोल दिया जाता है। तो ये है क्या, टिकुर या फिर तिखुर। तो क्या है भाई तिकुर, क्या है ये, कंद है, फल है, फूल है, पकवान है। तो ये एक प्रकार का कंद है जो कि हल्दी के समान दिखता है। किसके समान, हल्दी। हल्दी मतलब जो आपके घर में जो हल्दी यूज होता है ना, जो आप लोग पैकेट में डब्बे में खरीद के लाते हैं पाउडर, वैसा नहीं। हल्दी जो कच्चा हल्दी होता है ना, जो कैसा होगा, हाँ अदरक तो वैसे नहीं, अदरक तो थोड़ा अलग हो जाएगा। अदरक जैसा आप लाते हो ना, तो कुछ कुछ वैसे ही हल्दी भी होता है, हल्दी का जो कंद होता है ना वैसे ही। तो उसी टाइप का हल्दी के जो कच्चा हल्दी होता है, कुछ कुछ उसी टाइप का होता है ये तिखुर। तो तिखुर उस टाइप का होता है, लेकिन इसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये बिल्कुल आप जो चूना आप लोगों ने देखा होगा, चूना पत्थर कुछ कुछ उस टाइप का होता है। और इसको पीसा जाता है या फिर इसको भिगोया जाता है। अगर इसको पीसेंगे ना तो ये बिल्कुल आटा जैसा दिखेगा। तो कुछ इस तरह का होता है। दरअसल होता यह है कि जो तिखुर है ना, कंद, इसको जो है अच्छे से साफ किया जाता है, छीला जाता है और उसको जो है पूरी तरह से पीसा जाता है। पीसने के बाद उसको जो है पानी में अच्छे से धोया जाता है, घोला जाता है और छान लिया जाता है। उसके बाद पानी को अलग रख लिया जाता है। फिर उस पानी में जो स्टार्च होता है उसको नीचे तली में बैठने दिया जाता है। और जब स्टार्च तली में बैठ जाता है तो ऊपर के पानी को फेंक दिया जाता है। और वो जो स्टार्च होता है उसी से फिर तिखुर बनता है। उसको सुखा दिया जाता है। जब वो अच्छे से सूख जाता है तब वो फिर उपयोग में लाया जाता है। तिखुर से जो है काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। उपवास के टाइम पर जो खाया पिया जाता है ना, तो उसमें भी तिखुर को यूज़ किया जाता है। आप लोग YouTube में सर्च करके देख सकते हैं कि तिखुर क्या है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में तिखुर बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, विशेष करके जो बस्तर क्षेत्र में। अभी जो मैंने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बताया ना, तो वहाँ पर भी तिखुर मिलता है। तो आप देखिएगा तिखुर, और ये औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गणेश चतुर्थी के ठीक पहले दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है। ये शायद मैंने ना पिछले वीडियो में बताया था, तीजा, सुहाग का पर्व। तो ये जो तीजा है ये गणेश चतुर्थी के ठीक पहले दिन मनाया जाता है। देखो गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेशोत्सव शुरू होता है। गणेश चतुर्थी उसके ठीक एक दिन पहले, अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा मनाया जाता है। तो तीजा, तीजा मतलब तृतीया, तीजा जो है तृतीया को होता है और चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले तीजा। अगर कभी ऐसे पूछ दे कि तीजा के दूसरे दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी। ऐसा ही एक है ये जो है ना भोजली, भोजली के ठीक एक दिन पहले रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं कमर छठ, कमर छठ के ठीक दूसरे दिन,
कमर छठ के दूसरे दिन नहीं, एक दिन छोड़ करके, कमर छठ के एक दिन छोड़ करके मतलब कमर छठ जो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है और अष्टमी को मनाया जाता है जन्माष्टमी। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, भाद्रपद महीने में ना बहुत सारे त्यौहार होते हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं भाद्रपद मास में। अगले क्वेश्चन को सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 10 क्वेश्चन हो गया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।